नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। यह तो सभी को मालूम है कि हर चुनाव को हर कोई पार्टी जीतना चाहती है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भी यही होने जा रहा है। आज हम यहां बताने जा रहे हैं कि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव कौन सी पार्टी और कौन व्यक्ति जीत रहा है। अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हम बहुत ही रहस्यमय पत्ते खोलने जा रहे हैं। जी हाँ, राजनीतिक दलों को लगता है कि केदारनाथ धाम को लेकर ही केदारनाथ विधानसभा का चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए कांग्रेस ने एक पदयात्रा कर डाली। दूसरी तरफ भाजपा ने सत्ता का चाबुक चलाकर लोक लुभावने वायदों की बौछार कर दी। तीसरी पार्टी यानी उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ सिर्फ जागरूकता का कार्य करेगी, जैसा कि उनके प्रवक्ता कई मौकों पर कह चुके हैं। तो स्पष्ट है कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में होने वाला है। मुकाबला भी बहुत रोचक होने वाला है। शब्दों के धनुष बाण यहाँ तैयार हो चुके हैं और एक दूसरे को गिराने के लिए भाषणों की तोपें तानी जा रही है। यहाँ अब आगे देखिए होता क्या क्या है। केदारनाथ विधानसभा के लिए जब युवा मुख्यमंत्री धामी ने सभी घोषणाएं कर दी, ठीक एक घंटे बाद केदारनाथ विधानसभा की उपचुनाव की तिथि भी नियत कर दी और चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी। यही तो सत्ता की लोलुपता है, तो साफ साफ दिखाई दे रही है। इसी बात को सत्ताधारी पार्टी भाजपा से जुड़े लोग कितना भुला सकते हैं, साथ ही प्रतिपक्ष की कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री की घोषणा को कितना झुठला सकती है, जिसका परिणाम आगामी 23 नवंबर को आने वाला है। वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पहले से तैयारी कर रही थी, पर जैसे चुनाव की तिथि तय हुई है वैसे सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस दी है। भाजपा में उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है, जिनमें प्रमुख नाम दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत, पूर्व में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके कुलदीप रावत और केदारनाथ पुनर्निर्माण का मुख्य चेहरा रहे कर्नल अजय कोठियाल भाजपा से संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। जबकि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, पूर्व विधायक मनोज रावत कांग्रेस के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल से आशुतोष भंडारी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के मैदान में होंगे। यह सभी उम्मीदवार अपनी जीत पक्का बता रहे हैं। हालांकि अभी भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं, पर संभावित उम्मीदवारों में से ही कोई एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहेगा ही। चुनाव की तिथि जैसे तय हुई है, सभी संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी गणित बिठाने में लग गए हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के संभावित उम्मीदवार केदारनाथ धाम के विकास को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का उम्मीदवार केदारनाथ विधानसभा की जनता से मूल निवास और भू कानून को लेकर सजग दिखाई दे रहा है। यहाँ जब हमने केदारनाथ विधानसभा के कुछ लोगों से टेलीफोनिक बात की है तो मुद्दा कुछ और ही निकला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि केदारनाथ धाम की समस्या और केदारनाथ विधानसभा की समस्या बिल्कुल अलग अलग है। केदारनाथ धाम के विकास को केदारनाथ विधानसभा के विकास के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यदि हम संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत बयान दे चुके हैं कि वे 2012 में कैबिनेट मंत्री नहीं बनना चाह रहे थे, पर उनके समर्थकों ने उन्हें कहा कि वे मंत्रालय संभालें। उन्होंने इशारा कर दिया कि वे चुनाव मैदान में रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर हरक सिंह रावत के समर्थक उनसे चुनाव लड़वाना चाहते हैं। दूसरा यह कि वे रुद्रप्रयाग जनपद के मूल निवासी भी हैं। इसी तरह देखा जाए तो पूर्व विधायक मनोज रावत भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और मनोज रावत अयोवृद्ध कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बहुत ही पसंदीदा भी हैं। यहाँ आप समझ लीजिए कि डॉक्टर हरक सिंह रावत और हरीश रावत में 36 का आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है। इसी तरह भाजपा के संभावित उम्मीदवार दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत सहानुभूति की पात्र भी है। यही नहीं, वह केदारनाथ विधानसभा में काफ़ी सक्रिय बताई जा रही है। यहाँ से जबकि कुलदीप रावत केदारनाथ विधानसभा 2022 के चुनाव में मैदान में थे और अच्छे खासे मत प्राप्त किए हुए हैं। अब वह भाजपा का पल्लू पकड़े हुए हैं और
वे भाजपा के बैनर पर ही चुनाव मैदान में रहेंगे। इसके अलावा केदारनाथ पुनर्निर्माण का चर्चित चेहरा कर्नल अजय कोठियाल भी भाजपा से ताल ठोक चुके हैं। अजय कोठियाल भी अपने फौजी भाइयों के परिवारों से नज़दीकी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर उत्तराखंड क्रांति दल के एकमात्र उम्मीदवार आशुतोष भंडारी के विरोध में उनकी पार्टी का कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं है। यही नहीं, इतने ही अन्य उम्मीदवार इस उपचुनाव में प्रबल दावेदारी कर चुके हैं और लोगों से नज़दीकियां बनाते दिखाई भी दे रहे हैं। इस संपूर्ण चुनावी माहौल में केदारनाथ की पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि उनकी भी प्रबल दावेदारी इस उपचुनाव में होने की संभावना बताई जा रही है। अगर हम केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को बहुत करीबी से देखें तो सभी उम्मीदवारों में से कोई कमतर नहीं दिखाई दे रहा है, मगर जीत एक की ही होगी जो जग जाहिर भी है। केदारनाथ उपचुनाव का यदि हम विश्लेषण करें तो इस दौरान जिस राजनीतिक पार्टी का अनुशासन ठीक रहेगा, मतदान उसी के पक्ष में अधिक होने की संभावना बताई जा रही है। यदि उम्मीदवार अपनी पार्टी के अनुशासन को नहीं मानेंगे तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, वरना ऐसा भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस उपचुनाव में बहुत खतरनाक ढंग से पार्टी के उम्मीदवारों के साथ भीतरघात होने वाला है। यही नहीं, इसके अलावा पिछले विकास के कार्य भी इस चुनाव में सामने रहेंगे, बजाय मौजूदा घोषणाओं के। जब संभावित उम्मीदवार भारी भरकम लाव लश्कर के साथ चुनावी अंदाज में केदारनाथ विधानसभा में अभियान चलाते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे उनकी आपसी गुटबाजी भी अभी से सामने आने लग गई है। एक बात और स्पष्ट सामने आ रही है कि इस चुनाव में केदारनाथ धाम का विकास और संपूर्ण केदारनाथ विधानसभा का विकास में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। जबकि पूर्व में चुनाव मैदान में दो हाथ कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता मोहित डिमरी भी इस उपचुनाव को कहीं कहीं प्रभावित कर सकते हैं। कुल मिलाकर पार्टियों के दबदबा के बनस्पत उम्मीदवार की अधिक पहुंच रहेगी। ऐसा पिछले विधानसभा चुनाव से देखा जा रहा है कि केदारनाथ विधानसभा में पार्टियां हमेशा दूसरे नंबर पर ही रही है, बल्कि उम्मीदवार की मतदाताओं तक पहुंच पहले नंबर पर रही है। हालांकि यह भी समय की गर्त में है, मगर मोटा माटी यही नज़र आ रहा है। केदारनाथ उपचुनाव में भ्रष्टाचार की बात को कौन सा उम्मीदवार कितने अच्छे ढंग से जनता के सामने रख पाएगा, यह भी पार्टियों और उम्मीदवारों पर निर्भर करता है। किंतु इस उपचुनाव में भ्रष्टाचार कोई खास मुद्दा नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय विकास के मायने बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसा अब तक का रुझान सामने आ रहा है। बल्कि एक और फैक्टर इस दौरान के चुनाव में यहाँ बहुत अधिक काम करेगा, वह है सहानुभूति। यदि सहानुभूति वाला फैक्टर यहाँ सामने आ गया तो चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को अप्रत्याशित ही आएंगे। कुल मिलाकर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सहानुभूति, भीतरघात और पूर्व के विकास के कार्यों के बलबूते पर मतदान होने वाला है। बस आप और हम चुनावी रणभूमि के रणबांकुरों की जीत का इंतजार कर रहे हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।